हेलो एवरीवन। आज हम कंप्लीट प्राचीन भारतीय इतिहास को हम कंप्लीट करेंगे। भारत के इतिहास को हम प्राचीन, आधुनिक और मध्य काल में बांट सकते हैं। तो आज का टारगेट ये रहेगा इस वीडियो में कि कम से कम हम लोग प्राचीन इतिहास को ख़त्म करें। पूरे भारत के इतिहास को 3 या 4 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा, ताकि अगर आप इसे ऑडियो के फॉर्म में भी अगर सुने 2 से 3 बार तो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले नामकरण की बात करते हैं कि भारत का नाम जो है वह भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान ये कैसे पड़ा। तो भारत में अगर हम महापुराणों या महाकाव्यों की बात करें, जिसमें भारत को भारतवर्ष कहा गया है या भरत का देश कहा गया है, भरती या भरत की संतान अर्थात भारत के जो पुराण हैं, महाकाव्य हैं, उसमें भारतवर्ष नाम मिलता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। यूनानी या ग्रीक जो थे उन्होंने भारत को इंडिया कहा है, जबकि मुस्लिम साहित्यकार ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं वह सबसे अच्छे स्रोत होते हैं भारत के या किसी भी देश के इतिहास को जानने के लिए। तो हम इससे भारत के इतिहास को जो है धर्म ग्रंथों के आधार पर, कुछ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट वगैरह है उसके आधार पर, विदेशी नागरिकों के विवरण के आधार पर और साथ में जो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसके आधार पर हम भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। सबसे पहले धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ की अगर बात की जाए तो धार्मिक ग्रंथों में हम किस चीज़ों को ले सकते हैं? हम वेदों को ले सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को, पुराण को, वेदांग को, और इसके साथ में उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। जबकि ऐतिहासिक ग्रंथों में हम कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, रजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है, चचनामा जो अली अहमद के द्वारा, अष्टाध्यायी परिणी के द्वारा, गार्गी संहिता कात्यायन और महाभाष्य महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, इसमें हम पढ़ेंगे। ये जो आप कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हुए हैं इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अर्थशास्त्र, रजतरंगिणी, चचनामा, अष्टाध्यायी या गार्गी संहिता एवं महाभाष्य के रचयिता कौन है। ठीक है, अब हम वेदों में बात करेंगे तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद को माना जाता है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास हैं। भारत में वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। इन्हें जो पढ़ने वाला ऋषि होता है उसे होत्रा कहते हैं। इसमें इंद्र के बारे में 250 श्लोक सर्वाधिक संकलित किए गए हैं, जबकि अग्नि के ऊपर 200 श्लोकों का संकलन किया गया है। ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली का जानकारी मिलती है और विश्वामित्र द्वारा रचित जो तीसरा मंडल है, ठीक, मतलब तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। विश्वामित्र आपको पता ही होगा भगवान राम के जो है गुरु थे। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन भी जो है इसी वेद में मिलता है। ध्यान रखिए, गायत्री मंत्र जो है वह भगवान सूर्य देवता के लिए कहा गया है। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र सूर्य के लिए समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वह हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिसे हम खिल कहते हैं। ठीक है, खिल क्या है? हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। 9वां मंडल जो है वह सोम देवता, सोम अर्थात वनस्पतियों का देवता को समर्पित है। 10वां मंडल में है चतुस्य वर्ण समाज, 4 वर्ण सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन 10वें मंडल में मिलता है। 4 वर्णन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। धर्मसूत्र क्या है? धर्मसूत्र है जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। 10वें मंडल में
जो ये 4 वर्ण हैं उनके कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए 10वें मंडल में वर्णों के बारे में जानकारी में दी गई है और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिलता है। शतपथ ब्राह्मण को जो है ना सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है। अब आते हैं सामवेद। सामवेद जो है ये गाने वाला, मतलब जो भारतीय संगीत है इसका जनक भी कहा गया है। गा जा सकने वाले ऋचाओं का संकरण है इसमें। इसके पाठनकर्ता को उद्गाता बोलते हैं, जो इसका पठन करता होगा उसे उद्गाता बोलते हैं। यजुर्वेद, इन सबको हम आगे डिटेल में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बस अभी इतिहास के स्रोतों को पढ़ रहे हैं कि भारत के इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। यजुर्वेद जो है वैदिक कर्मकांड एवं नियमों का संकलन किया गया है। इसके जो पठन करता है इसे अधर्यु, यजुर्वेद का जो पठन करता है उसे अधर्यु कहा गया है। ऋग्वेद का होता कहते हैं, यजुर्वेद को अधर्यु कहते हैं और सामवेद को उद्गाता कहा गया है। जो यजुर्वेद है यह गद्य और पद्य दोनों में है। अब आता है अथर्ववेद जो सबसे लेटेस्ट है, सबसे आखिरी में इसका रचना की गई है। अनार्यों के द्वारा माना जाता है कि यह लिखा गया है, या अथर्वा ऋषि। जानकारी के बारे में बात करें तो इसमें हमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि के बारे में जानकारी मिलती है। सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास एवं अंधविश्वास के बारे में जानकारी मिलती है। सभा और समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है। कन्याओं के जन्म की यहाँ पे निंदा की गई है। लास्ट टाइम MPPSC में प्रश्न भी था कि सभा और समिति का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो सभा और समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियां थे जिसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। अगले स्रोत हैं इतिहास को जानने को वेदांग सूत साहित्य। वेदों को समझने हेतु रचित जो ग्रंथ हैं जिन्हें वेदांग कहा गया है, इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। निरुक्त मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, निरुत्पत्ति शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है जिसे निरुक्त कहेंगे। और व्याकरण अर्थात किसी चीज़ को पढ़ने के क्या फार्मूला होंगे, किस विधि से हम उन्हें पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। रस्म और समारोह, सेरेमनी वगैरह। शिक्षा, ये सारे 6 चीज़ याद रखिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी जिन्हें हम वेदांग कहते हैं। यह वेदों को समझने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें पढ़ने और समझने में आसानी हो, इनकी रचना की गई है। अब बात करते हैं पुराण। अगले जो इतिहास के स्रोत हैं वह पुराण हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। इनके रचयिता जो है लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हुए हैं। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं। पुराणों का पाठ कहने वाले को पुजारी कहा गया है। स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे सुन सकते थे। ध्यान रखिएगा, यह चीज़ें जो बताई जा रही हैं यह वर्तमान काल के हिसाब से नहीं है, यह पुराने समय के हिसाब से है कि जब इनकी रचना की जा रही थी उस समय था। आज के डेट में सभी को इनको पढ़ने की अनुमति है। ठीक है, उस समय पे जो भी नियम रहे हों, क्योंकि समय के हिसाब से नियम भी बदलते रहते हैं। हम वर्तमान समय में रहकर उस समय पे जो रूढ़ियाँ थी उनका हम तुष्टीकरण कहें या फिर उनमें कटाक्ष कर सकते हैं, बुराइयों को निकाल सकते हैं, लेकिन उस समय उसे क्या आवश्यकता रही होगी हम नहीं समझ सकते। तो हमें सिर्फ पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम निकालने के लिए इन्हें पढ़ना है कि स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, लेकिन वह सुन सकते थे। इनकी जो संख्या है, पुराणों की संख्या 18 है। प्रमुख पुराण है मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन है। आंध्र शतवाहन वंश के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के, ब्राह्मण पुराण से पूर्व वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि भागवत पुराण से
श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में और कुछ राजाओं की वंशावली जो थी इन पुराणों से हमें ज्ञात होती है। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, शतवाहन वंश की उत्पत्ति, उनके राजाओं के बारे में जानकारी। विष्णु पुराण से मौर्य वंश, वायु पुराण से गुप्त वंश, ब्राह्मण पुराण से कुरुवंश और भागवत पुराण से श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? यज्ञों और कर्म कांड के विधानों को कहने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना और सरल भाषा में की गई थी। प्रमुख ग्रंथ जो हैं या प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वह हैं, हर वेद में अलग अलग हैं। जैसे कि ऋग्वेद के लिए जो है ऐतरेय, शंखायन या कौशितकीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शंखायन या कौशितकीय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। शुक्ल यजुर्वेद जो है शतपथ, शुक्ल से शतपथ हो जाएंगे शुक्ला जी, शतपथ या शा शतपथ याद रहेगा आपको। कृष्ण जो है वह तैतरीय ब्राह्मण से संबंध है, जबकि साम वेद का संबंध पंचविश या तांडाय ब्राह्मण, षठविश ब्राह्मण, समविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और अथर्ववेद का संबंध गोपद से है। गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अन्य साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो मैत्रेयनी जो है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री थी। मैत्रेयनी संहिता कहा गया है। इसमें जो है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति के बारे में जो है बताया गया है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष भी माना गया है। मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति है। शुक्ल काल में इसका जो है शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग, मौर्य वंश के पतन के बाद आपको पता होगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की जाती है। ब्राह्मण वंश माना जाता है कि यह था। उसी समय मनुस्मृति की रचना की गई थी। नारद स्मृति जो है गुप्त युग या गुप्त काल के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं बौद्ध साहित्य। जातक, बुद्ध के पूर्व की कहानियों को जो है जातक कथाओं पर दर्शाया जाता है। त्रिपिटक जो है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक से भी भारतीय इतिहास और साथ में बौद्ध इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वह कथा वस्तु रहेगी। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र भी दर्शाया गया है। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन लिटरेचर इज कॉल्ड आगम। प्रमुख साहित्य भगवती सूत्र, इससे महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का वर्णन किया गया। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों का वर्णन किया गया। प्रमुख साहित्य जो हो जाएंगे दूसरा वह हुआ कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास और 12 अंग जो है इसमें वर्णित हैं। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अर्थशास्त्र, जिसके लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं। इसे मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। संरचना अगर कहें तो इसमें टोटल 15 पार्ट हैं या 15 अधिकरण हैं, जिसमें 180 चैप्टर हैं। भाषा जो है इसकी संस्कृत है। दूसरा ग्रंथ है रजत रंगड़ी, जिसके लेखक कल्हण है। भाषा संस्कृत है। विषय वस्तु जो है कश्मीर का इतिहास इसमें रजत रंगड़ी में सम्मिलित किया गया है। संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास जो है वह रजत रंगड़ी में किया गया है। कश्मीर का जो इतिहास है जिसमें पहली बार क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया है। आगे आते हैं चचनामा। चचनामा भी MPPSC में पूछा गया है कि चचनामा में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो चचनामा में अरबों की सिंध विजय, अरब जो थे पश्चिमी क्षेत्र से हिंदुस्तान या भारत पर कहना चाहते हैं, जिनका सफल प्रयास पहली बार जो है सिंध की विजय के रूप में दर्शाया गया है, जिसके लेखक अली अहमद हैं और यह फारसी भाषा में लिखा गया है। अष्टाध्यायी जो है
वह परिणी के द्वारा लिखा गया है। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। इसमें मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें इसमें प्राप्त होती है। गार्गी संहिता, इसके लेखक कात्यायन हैं। ध्यान रखें, गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन हैं। इसमें ज्योतिषी और भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी क्या है, और उस समय जो भारत पर होने वाले ग्रीक या यवन आक्रमण जैसे सिकंदर वगैरह जो आक्रमण कर रहे थे, उन सब की जानकारी हमें गार्गी संहिता में मिलती है, जिसके लेखक कात्यायन हैं। महाभाष्य, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि के द्वारा जो है महाभाष्य की रचना की गई है। इसमें शुंगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बहुत सारे विदेशी भी आए थे भारत, जिन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, जिसके आधार पर हम भारत के इतिहास को जान सकते हैं। तो इसमें कुछ यात्री हैं जैसे यूनानी, चीनी, अरबी और कुछ अन्य, जैसे मार्क पोलो जो था। अब बात करते हैं यूनानी लेखकों की। तो यूनानी लेखकों में सबसे प्रमुख रूप से टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस का नाम उल्लेखित है। टेसियस, यह ईरान का राज्य वैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस ने बहुत ऐसी चीज़ें लिखी थी जिसको ऐसा लगता है कि यार वो कहाँ से कहाँ क्या चीज़ें लिख रहा है। तो बस ये ध्यान रखेगा, आश्चर्यजनक कहानी। जैसे आज के डेट में जब आप कोई हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, जैसे एवेंजर्स हो गई, तो देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जिन ग्रहों, जिन स्थानों के बारे में एवेंजर में दिखाया जाता है वह वास्तविकता में नहीं है। सेम उसी तरह उसका जो विवरण था वह आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण था, इसलिए अविश्वसनीय है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है, टेसियस जो था वो यूनानी लेखक था और ईरान में राज्य वैद्य था वो। आगे आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस भी जो हैं वह यूनानी थे, ग्रीक थे। और ध्यान रखिएगा, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता इन्हें कहा गया है। इनकी जो पुस्तक है वह है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो है वह हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम इंडिका है। मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाइमेकस जो है वह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, एम्बेसडर था। बिंदुसार के राज दरबार में ये आया था। डायोनीसियस, डाइमेकस के बाद आएंगे डायनोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलिंडेपस का राजदूत था और अशोक के राज दरबार में आया था। आपको बस इतना याद रखना है जो एग्ज़ाम में आएगा। डाइमेकस आते हैं बिंदुसार के, और डायनोसियस जो हैं ये आते हैं अशोक के दरबार में। जबकि टालमी जो है वह दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, और जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है टालमी के द्वारा लिखी गई है। भूगोल का पिता भी नहीं कुछ किताबों में कहा गया है। तो अभी आपके लिए बस बहुत सिंपल प्रश्न पूछे जाते, कौन किसके दरबार में आया। डाइमेकस अगेन बता रहा हूँ बिंदुसार के, जबकि डायनोसियस जो है यह अशोक के दरबार में, जबकि टामली जो है इसके द्वारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। इसे ज्योग्राफी का भी जन्मदाता कहा गया है। प्लिनी जो है, इनकी पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्ट्री है। भारतीय वनस्पति और जीवों के बारे में जानकारी जो है प्लिनी की पुस्तक से प्राप्त होती है। तो अगेन मैं रिपीट कर दूं आपको, यहाँ पे हमने 7 लोगों के बारे में बात की। सबसे पहले टेसियस जो थे यह ईरान के राजवैद्य थे, यूनानी थे। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। फिर आते हैं डाइमेकस बिंदुसार के।
डायोनीसियस जो आते हैं अशोक के, टामली जो हैं वह भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखते हैं, और प्लिनी जो है नेचुरल हिस्ट्री लिखते हैं। भारतीय वनस्पतियों और जीवों के बारे में जानकारी हमें प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री से प्राप्त होती है। फिर 8वां नंबर है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, इसके लेखक का नाम नहीं पता है, लेकिन लगभग सदी से 80 साल पहले, मतलब ईसा के 80 साल पहले के समय भारतीय बंदरगाहों की जानकारी जो है पेरिप्लस ऑफ इथीरियन सी से हमें मिलती है। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे उनमें नियाकस, एनिक्रिटियस तथा अष्टुबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। अब क्या विश्वसनीय हमको मतलब नहीं, हमें बस ये याद रखना चाहिए कि सिकंदर के साथ जो आए थे इतिहासकार या लेखक, उनका नाम क्या था। तो पहला नाम था नियाकस, दूसरा नाम था आनिस्क्रिटस, और तीसरा नाम था असिस्टोबुलस। ठीक है, 3 नाम याद रखने हैं, मुझे भी याद रखने चाहिए। अब यूनानी के बाद चीनी यात्री आ गए हैं। तो चीनी यात्रियों प्रमुख हैं फाहियान, संयुगन और हेनशांग। फाहियान, यह गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इनकी पुस्तक का नाम है फुगुजी आप बोल सकते हैं, और बौद्ध राज्यों का इसमें विवरण मिलता है। गुप्त काल विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। फाहियान ने अपने मालवा प्रवास के दौरान मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वोत्तम जलवायु कहा था, और उज्जैन में उस समय शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। उन्हीं के समय इन्होंने मध्य प्रदेश की यात्रा की थी। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया था। संयुगन या शुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आए थे। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, मतलब जो यहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारी थी उसे एकत्रित किया, किताबों को एकत्रित किया। बस 518 ईस्वी के समय ये संयुगन भारत आए थे। फिर आगे आते हैं हेनशांग। हेनशांग हर्षवर्धन के समय था। 629 से 645 ईस्वी के आसपास इसने भारत की यात्रा की। 15 वर्षों तक जो है लगभग भारत में रहा। इसने हर्षकालीन व्यवस्था, जिसे हम अंतिम हिंदू सम्राट कह सकते हैं प्राचीन भारत का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसकी पुस्तक का नाम शियुकी है, जिसमें हर्ष के समय की प्रशासनिक व्यवस्था और साथ में 138 देशों का विवरण जो है इसकी पुस्तक में हमें मिलता है, हेनशांग की पुस्तक में। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन कार्य भी किया। पहले वह वहाँ पढ़ा और फिर वहाँ पढ़ाने का कार्य भी हेनशांग के द्वारा किया गया है। इसके जो समकालीन कुलपति थे वह आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। आचार्य शीलभद्र के समय इसने वहाँ पे अध्यापन कार्य वगैरह किया, और उन्हीं के बाद या उन्हीं के पहले जो है वहाँ पे उसने कुलपति गया, पढ़ाने का कार्य भी उसने किया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। आगे हैं इत्सिंग। 7वीं सदी के अंत में भारत आया, एक चीनी यात्री और अनुवादक था। इससे समकालीन भारत, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त होती। तो इत्सिंग भी थी, कौन थी? चाइनीज ट्रैवलर थे। जो आने का क्रम था वह था फाहियान, संयुगन, हेनशांग और इत्सिंग। यह 4 चीनी यात्री भारत आए थे। भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं अरबी लेखक। तो अरबी लेखक जो है मध्यकालीन भारत या मध्यकाल में, आपको पता होना चाहिए, अरब जो है आक्रमण करना प्रारंभ करते हैं और
712 ईस्वी में जब मोहम्मद कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है, उसी समय से मध्यकाल माना जाता है कि इतिहास का मध्यकाल प्रारंभ हो रहा है। लेकिन जो ये आक्रमण वगैरह इतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, मुख्य रूप से जब मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के द्वारा भारत में आक्रमण किए जाते हैं, उसके बाद से बहुत सारे ड्रामेटिकली चेंजेस प्रारंभ होते हैं और आगे चलकर 1206 से दिल्ली सल्तनत भारत में प्रारंभ होती है। तो प्रमुख लेखक जो अरबी हैं वह हैं अल-बरूनी और इब्न बतूता। महमूद गजनवी के साथ भारत में आने वाला अरबी लेखक जो था वह था अल-बरूनी, जिसके द्वारा किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या भारत की खोज लिखी गई। एक भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी लिखी गई है। ठीक है, तो भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ही याद रखिएगा। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद का जो हिंदी अनुवाद है, यह कह सकते हैं कि वह भारत की खोज है। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। इसमें कुल मिलाकर 80 अध्याय हैं। इस किताब से हमें या इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है उससे हमें भारत में धर्म, दर्शन, व्यापार, खगोल विज्ञान, समाज, तंत्र मंत्र, राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की जानकारी हमें अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद से मिलती है। फिर दूसरे यात्री हैं इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन हैं। वे मोरक्को यात्री और खोजी थे। इन्होंने अपनी यात्रा वृतांत एक पुस्तक, इसका नाम है रिहला, में अरबी भाषा में लिखी है। इस पुस्तक से हमें 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है और दिल्ली सल्तनत की भी जानकारी हमें मिलती है। विशेष रूप से मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी न्यायाधीश बनाया था। 1333 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बनाया गया था। अन्य लेखक जो हैं तारानाथ जो है तिब्बती लेखक हैं। इनकी पुस्तक का नाम है किंगतूर या तिंगतूर। ठीक है, इससे हमें जानकारी मिलती है। मार्को पोलो जो है इटली का यात्री था। 13वीं सदी में पांड्य राज्य की यात्रा की थी। पांड्य राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी जो है वह इटली यात्री मार्को पोलो की पुस्तक से प्राप्त होती है। पुरातत्व संबंधी स्रोत। पुरातत्व संबंधी स्रोतों से भी भारत के साथ जिस भी देश में वह अभिलेख प्राप्त होते हैं उस देश के बारे में जानकारी जो है पुरातत्व या आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से हमें मिल सकते हैं। तो इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पुरातत्व संबंधी जो स्टडी होती है जिसे हम एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी वह अध्ययन विधि है जिससे हम अभिलेखों को पढ़ सकते हैं और उसकी भाषा क्या है, लिपि क्या है, यह सब चीज़ एपिग्राफी के माध्यम से पूरा होता है। तो अगले वीडियो में जो है हम और सारी अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, पॉज करते हैं, फिर इसके बाद आगे की चीज़ों को चालू किया जाए। पुरातत्व संबंधी स्रोत। अभिलेख, स्तंभ लेख, सिक्के हो सकते हैं और इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख, ये सभी अभिलेखों को आगे चलकर हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अभिलेख याद रखिए, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह कलिंग राजा खारवेल के समय बनवाया गया था। इसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कलिंग राजा खारवेल का भी इसमें वर्णन किया गया है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है इसमें रुद्रदामन एक शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा यह संकलन किया गया है, उस समय पे संकलन किया गया था। नासिक अभिलेख जो है इसमें गौतमी बलश्री, सतवाहन वंश गौतमी पुत्र शतकर्णी के बाद गौतमी बलश्री हुए, उनके बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है।
एलोह अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, उसके दक्षिण विजय को रोक दिया था, उसके बारे में वर्णन मिलता है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी का भी वर्णन किया गया है। पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज के बारे में वर्णन मिलता है। भतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त भारत पर होने वाले हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन से संबंधित है। बेसनगर अभिषेक जो है विदिशा गरुण स्तंभ होलियोडोरस के समय या होलियोडोरस के द्वारा निर्मित किया गया खंभा बाबा भी इसे बोलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है बेसनगर विदिशा या गरुण स्तंभ से मिलता है। एरण अभिलेख जो मध्य प्रदेश के सागर में है, इसमें भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और सती प्रथा का पहला साक्ष्य भी यहीं पे मिला है। कोई गोपाल राज नाम का एक सेनापति था जिसकी पत्नी ने सती किया था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। एशिया माइनर बोगाजपुई अभिलेख 1400 BC का है। इसमें वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नाशत्य का उल्लेख जो है यहाँ पे मिलता है। तो इन सारों को याद रखना चाहिए हमें। ये कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं जो कि खुदाई के समय प्राप्त हुई। सिक्के और अन्य साक्ष्य से भी किसी भी इतिहास को जाना जा सकता है। तो जो पहले सिक्के हुआ करते थे, आहत सिक्के, करशापण सिक्के, पंचमार्क कॉइन, मतलब कि ठोक पीट कर इन्हें बनाया जाता था। धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित किए जाते थे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख जो है यवन शासकों के द्वारा कराया गया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और अरिकमेलु पांडुचेरी के निकट में रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, जिसे सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मयाला स्वर्ण द्वीप, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा जिसे स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया जिसे स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया जिसे कंबोज और जावा जिसे यव द्वीप के साथ स्थापित हुए। प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है कि सुवर्ण भूमि किसे कहा गया है, तो स्वर्ण भूमि म्यांमार कहा जाता था। और स्वर्ण द्वीप किसे कहते थे, तो स्वर्ण द्वीप कहते थे हम लोग, स्वर्ण द्वीप कहा जाता था कंबोडिया को। जावा को यवद्वीप कहा गया है। अब दूसरा अध्याय है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हड़प्पा और बाकी चीज़ों को भी करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम चैप्टर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।